हेलो स्टूडेंट, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम पर। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 9th की साइंस का लेसन 5 सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा, ये बायोलॉजी सेक्शन से है हमारा लेसन। तो इसमें हम पहले कुछ एक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। हमें पता होना चाहिए सेल पढ़ने से पहले कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल बनती कैसे है, कैसे कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद हम इसको एडवांस्ड फॉर्म में लेते जाएंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन। सेल सेल को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है बच्चों? फंडामेंटल मतलब बेसिक, फंडामेंटल मतलब बेटा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो है आपकी वो एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। अब आती है बारी सेल होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल? सेल का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है बेटा इट इज़ प्राइमरी। ये हमारी बिल्कुल प्राइमरी पहली यूनिट है, बिल्कुल फंक्शनल काम करती है, और स्ट्रक्चरल यूनिट, ये बॉडी को स्ट्रक्चर भी देती है। तो सेल इज़ द प्राइमरी पहला फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडीज़ ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडीज़ में प्रेजेंट होती है, ये और कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होती। डेड बॉडीज़ के अंदर ये नहीं होती है कभी भी। तो सेल आपका पहला सबसे छोटी यूनिट है जिससे हमारा स्ट्रक्चर बनता है बॉडी का, और उसके साथ साथ ये वर्क भी करती है। क्लियर है? तो उसके बाद आई बेटा बात डिस्कवरी ऑफ सेल। क्या आया उसके बाद आपका? डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की खोज किसने की? तो बेटा इसकी जो खोज की थी उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। कहाँ की थी खोज? इन द स्लाइस ऑफ कॉर्क, लकड़ी के एक टुकड़े में। किस में की थी बेटा? लकड़ी के एक टुकड़े में। इट लुक्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब। जब उसने लकड़ी का टुकड़ा देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, किसके नीचे देखा बच्चों? माइक्रोस्कोप के नीचे, तो वो जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था। कैसा था बच्चों स्ट्रक्चर? ऐसा। हनी कॉम्ब मतलब कि मधुमक्खी का छत्ता। हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता। ये देखो, ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर ये बहुत सारे छोटे छोटे चैनल बने हुए हैं। ये डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसके अंदर क्या बने हुए हैं बेटा? बहुत सारे छोटे छोटे चैनल बने हुए हैं, और इन्हीं के अंदर ये आपकी सेल अवेलेबल है। क्लियर है? तो उसने कहा जो हमारा सेल होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। सेल का स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर जैसा ही होता है। अब आगे बारी बात करते हैं बेटा अब हम, व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये तो हमको पता चल गया, जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और वो फंक्शन भी करता है, ठीक है, लाइफ का। तो बट ये इसको ऐसा कहा क्यों गया है? तो ये इसको इसलिए कहा गया है कि जो सेल होती है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप खुद ही किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, अब बहुत सारे फंक्शन करती है अपने आप ही, जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो जीने के लिए जितने भी काम ज़रूरी होते हैं वो सारे के सारे सेल अपने आप परफॉर्म करती है। सो इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्लियर है? मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। द सेल इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि जो सेल होती है वो अपने आप ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक सेल के अंदर बहुत छोटी छोटी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे अपने आप फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे जीने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के बने हुए हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल इज़ प्रेजेंट ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल एब्सेंट रहती है, उनमें सेल नहीं होती। अब बारी आती है सेल बनता कैसे है। देखो भाई, जो दुनिया में सबसे छोटी यूनिट है मैं आपको बता देती हूँ, एटम। भाई पूरे
ब्रह्मांड में जो सबसे छोटी यूनिट है बच्चों वो है एटम। ठीक है, एटम जुड़ के बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से आपकी बन जाती है सेल। ठीक है, तो जो एटम है बच्चों, एटम है, मॉलिक्यूल हैं, ये तो नॉन लिविंग के अंदर भी हो सकते हैं और लिविंग में भी और नॉन लिविंग दोनों में पाए जाते हैं। बट जो सेल है इट अकर्स ओनली इन द लिविंग थिंग्स, इट अकर्स ओनली इन द लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग में ये एब्सेंट रहती है। इतना आपको क्लियर है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट, डू ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव सेम टाइप ऑफ सेल। क्या सभी ऑर्गेनिजम्स की सेल एक सी होती हैं? और क्या बॉडी की सारी सेल एक जैसी होती हैं? नहीं बच्चों, बॉडी की सारी सेल एक जैसी नहीं होती हैं। ये देखिए मसल सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको, मसल सेल्स ये देखो कोनों में से क्या है, स्ट्रेच की गई हैं। ठीक है, स्ट्रिएटेड हैं, ये होती है मसल सेल। ये है आपकी ब्लड सेल्स, ये क्या है बेटा आपकी ब्लड सेल। ठीक है, ये कॉनकेव शेप की होती है। कैसी शेप की होती है? कॉनकेव, जैसे आप कोई चम्मच देखते हैं बिल्कुल वैसी ही। दिस वन इज़ द स्पर्म सेल, इट इज़ प्रेजेंट इन द मेल ओनली। किस में होता है बच्चों? ये मेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है नर्व सेल, ये हमारी ब्रेन की सेल है। किसकी सेल है बच्चों? ब्रेन की। जो हमारी ब्रेन की सेल होती है वो बिगेस्ट सेल होती है। बिगेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी इज़ द नर्व सेल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपकी नर्व सेल होती हैं वो लाइफ में एक ही बार बनती हैं, वो बार बार नहीं बनती। बाकी सेल टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, बट नर्व सेल सिर्फ एक ही बार बनती है, वो बार बार नहीं बनती है। और बनने के बाद क्या होती है? वो कंटिन्यू रहती है। इसके अंदर आपकी दिखा रखी हैं स्किन की सेल। अब स्किन के अंदर होती है आपकी एपिथेलियल सेल। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे टिश्यू में सेल्स के बारे में ज़्यादा। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो सारी सेल होती हैं वो एक जैसे स्ट्रक्चर की नहीं होती हैं। अब आती है बात सेल को देखने के लिए, क्या हम सभी सेल को नेक्ड आई से देख सकते हैं? नहीं देख सकते भाई। सेल को देखने के लिए हमको किस चीज़ का यूज़ करना होता है? माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप का जो सबसे बड़ी सेल है उसका नाम है ऑस्ट्रिच एग की सेल, वो हमको दिखाई दे जाती है विदाउट माइक्रोस्कोप। राइट, ये हमने पढ़ लिया बच्चों। ठीक है, अगेन वही डायग्राम था तो लिव इट। द शेप एंड साइज ऑफ फ्यू सेल्स आर फिक्स्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ एक सेल्स का जो साइज होता है फिक्स होता है, पर कुछ एक का क्या होता है? चेंज होता रहता है। जिनका फॉर एग्जांपल जिसका साइज फिक्स है वो आपकी ब्रेन की सेल है, नर्व सेल, फिक्स साइज है, साइज चेंज नहीं होगा। क्लियर है। पर जिनका शेप चेंज हो जाता है उसका एग्जांपल में आता है बच्चों आपका अमीबा। अमीबा, अमीबा क्या होता है? अमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल होता है। क्या होता है बच्चों? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। और ये आपके वाटर में भी प्रेजेंट होता है। इसको देखने के लिए हम लोगों को किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है बच्चों? इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये बहुत छोटा होता है। क्लियर है। तो अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल का बना हुआ है। ठीक है, और इसकी एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इसकी शेप क्या होती रहती है? चेंज। तो ये अपनी शेप चेंज कर लेता है कहीं से भी, जहाँ से इसको खाना मिलता है वहीं से ही पकड़ लेता है, वहीं से इसके फॉल्स फिट अराइज हो जाते हैं। अब बारी आएगी नेक्स्ट की, हाउ डज लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस। जो लिविंग सेल हैं वो इतने सारे काम कैसे कर लेती हैं? भाई जो सेल हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल हैं वो इतने सारे फंक्शन कैसे परफॉर्म करती हैं बेटा? जैसे कि स्कूल है हमारा, स्कूल में भी क्या है, सभी टीचर्स की ड्यूटी डिवाइड की गई है कि कौन इंग्लिश पढ़ाएगा, कौन हिंदी, कौन मैथ, कौन साइंस। इस तरीके से पूरा स्कूल वर्क करता है। बिल्कुल ऐसे ही बॉडी के अंदर जो सेल होती है, सेल के अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं। इनको बोलते हैं सेल का पार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सो दीज आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनेलीज।
इनका जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के अंदर होते हैं, सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन काम परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो ग्लूकोज हम खाते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है ग्लूकोज खाना खाने के बाद, उसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया वर्क करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वही एनर्जी पूरी बॉडी यूटिलाइज करती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको ईआर बोलते हैं, इसको डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन इन द सेल्स। ये जो बॉडी के अंदर, जो सेल के अंदर टॉक्सिन्स हो जाते हैं, एक्यूमुलेट टॉक्सिक मटेरियल हो जाते हैं, उनको ये डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, उनको ख़त्म करने का काम करता है। लाइसोसोम वेस्ट मटेरियल के डिस्पोजल के लिए वेस्ट मटेरियल को ये क्या कर लेता है, अपने पास इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेल होती है वो सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है। वट इज सेल मेड अप ऑफ, वट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल बनी किस चीज़ की होती है? देखो बच्चों, मैं आपको सेल का डायग्राम दिखाती हूँ एक बार, ये देखिए। दिस वन इज़ द अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये है डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये देखिए सेल, सेल का जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। जो ये सेंट्रल पार्ट है इसको बोला जाता है बच्चों न्यूक्लियस, सेंटर में। ठीक है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक छोटी सी मेम्ब्रेन जैसी होती है, दीज आर द मेम्ब्रेन्स, और इनके बीच में क्या है बच्चों, ये होल्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के थ्रू मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। तो सेल के अंदर क्या है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो होता है बच्चों वो अपना खुद का प्रोटीन बनाता है, डीएनए बनाता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वो बनाता है, और वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हम में आते हैं। उसके बाद जो है बच्चों, उसके बाद क्या आपको दिखाई दे रहा है? दिस वन इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी दो टाइप का होता है। ईआर भी क्या है बच्चों, दो टाइप का है, एसईआर और आरईआर। एसईआर मतलब स्मूथ और आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो इसके अंदर आपके ये जो होल्स हैं इनको पोर्स बोलते हैं। पोर्स का दूसरा नाम क्या है बच्चों? होल्स है, राइट। पोर्स को क्या नाम दिया जाता है? होल्स। उसके बाद बारी आती है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके चारों तरफ अवेलेबल होता है। क्लियर है? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ है इसका नाम है बेटा एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद उसके चारों तरफ होते हैं छोटे छोटे दाने जैसे, दे आर कॉल्ड द राइबोसोम। ये हैं आपके राइबोसोम्स। इनका फंक्शन हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। अभी हमें पढ़ना है कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो सेल के अंदर आपको पता चल गया बच्चों, सेल के अंदर सबसे पहले सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। सेकंड पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। थर्ड पे राइबोसोम है। उसके बाद ये देखो, बिल्कुल ये जो ये चारों तरफ आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, दिस वन इज़ नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ नॉट मैंशनड हेयर, ओके। और इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका नाम है आपका सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू मेक द डायग्राम ऑफ सेल, राइट। उसके बाद बारी आती है बच्चों, ये छोटे छोटे होते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ये आपके एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों में ही अवेलेबल रहते हैं। ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिखा रखा आपको, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपका मेम्ब्रेन के पास होता है, नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट जो आरईआर है वो आपका न्यूक्लियस के पास होता है। उसके बाद आता है बच्चों ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है बच्चों इसका? माइटोकॉन्ड्रिया।
यही वो जगह है जहाँ पर खाना बनता है, यही वो जगह जहाँ पर खाना बनता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया कई हैं, यहाँ भी दिखा रखे हैं आपको। उसके बाद आती है गोल्जी बॉडीज़। क्या नाम है बच्चों? गोल्जी बॉडी। एंड लाइसोसोम आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये देखो लाइसोसोम। ये बच्चों जो अब इसमें सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। जैसे ही हमें चोट लग जाती है या कुछ भी होता है तो सेल एक दूसरी सेल से टकराती हैं तो सेल टूट फूट जाती हैं। तो सेल के अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है तो लाइसोसोम उसको खा लेता है और एक थैले की तरह फूल जाता है और उसको अगली दूसरी सेल को दे देता है ताकि वो उसका यूज़ कर सके। दिस वन इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जैसा कि मैंने आपको बताया सभी बच्चों को ये डायग्राम अपने हाथ से बनाना है। उसके बाद है बच्चों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सेल इज मेड अप ऑफ, सेल किस चीज़ की बनी होती है बेटा? सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मेम्ब्रेन बाउंड का क्या मतलब होता है? वो ऑर्गेनेलीज जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन्स होती हैं। देखो जैसे ये गोल्जी बॉडी जैसे ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया बना रखा था इस टाइप से, तो इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन थी, राइट। ये वैक्यूल था, मेम्ब्रेन बाउंड था, ठीक है। लाइसोसोम था, गोल्जी बॉडीज थी, ये इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था आप लोगों का। तो इस तरीके से क्या है बच्चों, ये मेम्ब्रेन बाउंड चारों तरफ मेम्ब्रेन से बनी घिरी हुई होती हैं ऑर्गेनेलीज, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एटसेट्रा। बिटवीन दीज ऑर्गेनेलीज इज द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है आपका? साइटोप्लाज्म है। ये देखिए, ये इसमें दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म। ये जो जेली जैसा स्ट्रक्चर है, ये डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे डॉट, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जेली जैसा जिसको बोलते हैं। इसके अंदर ये ऑर्गेनेलीज धसी हुई होती हैं, जिससे क्या होता है, अगर किसी भी तरह से हमें चोट लग जाती है तो उससे हमारी जो सेल्स होती हैं उसकी ऑर्गेनेलीज एक दूसरे से टकराती नहीं है, ठीक है। उनके बीच में एक कुशन बना देता है ये, जिससे कि सेल में टूट फूट ना हो सके, राइट। तो ये था अभी आपके इस बारे में। ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन। ये जो आपको सेल ऑर्गेनेलीज दिखा रखी हैं बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके वैक्यूल्स, राइट, और न्यूक्लियस एटसेट्रा, ये जो दिखा रखे हैं ये सब अपना अपना काम करती हैं। हम इनका वन बाय वन वर्क समझते जाएंगे, ठीक है, कि क्या काम करते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बता दिया बच्चों, एक चारों तरफ सेल के चारों तरफ की जो ये मेम्ब्रेन है, सेल के चारों तरफ जो ये मेम्ब्रेन है, ये लाइनिंग है। मेम्ब्रेन मतलब लाइनिंग है, ये इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एक सेल को दूसरी सेल से अलग किए हुए रखती है। साइटोप्लाज्म जो है आपका जेली जैसा स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म कैसा है बेटा? जेली जैसा स्ट्रक्चर है। वो आपकी सेल की टूट फूट को होने से रोकता है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया गया है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं भाई? जहाँ पर पावर जनरेट होती है। पावर कैसे जनरेट होगी? जहाँ एनर्जी होगी, तो यही बॉडी को एनर्जी जनरेट करके देता है, तो इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। लाइसोसोम का नाम होता है सुसाइडल बैग। गोल्जी बॉडीज़ क्या होती हैं? जो भी चीज़ें सेल के अंदर बनती हैं उनको पैक करती हैं और पैक करके ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है भाई, ये आपका प्रोटीन भी बना देता है और लिपिड भी बनाता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्हीं की बनी हुई होती है। इस तरीके से हम वन बाय वन इनको डिफ़ाइन करते हुए चलेंगे बच्चों। वो तो था स्ट्रक्चर आपका एनिमल सेल का। ये स्ट्रक्चर है बच्चों आपका प्लांट सेल का। तो सेल पढ़ रहे हैं हम, तो लिविंग और नॉन लिविंग, प्लांट और एनिमल दोनों में अवेलेबल होती है बच्चों। तो हम अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है।
क्योंकि वो क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड ने भी उनको एक शील्ड दी है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं बेटा? सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है बहुत ही हार्ड होती है। पेड़ के चारों तरफ आपने देखा है उसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। तो जो सेल वॉल है वो आपके प्लांट को प्रोटेक्ट किए हुए रखती है एक्सटर्नल इंजरी से। जैसे मौसम ख़राब होता है या फिर कोई दूसरा एनिमल उसके साथ से निकलता है तो आपके प्लांट को इंजरी ना हो, इसलिए उसको हार्डनेस प्रोवाइड की है गॉड ने। तो उसी को बोलते हैं सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही सीमेंटेड मटेरियल से बनी होती है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन से, राइट। आगे पढ़ेंगे हम इन सब चीज़ों को। अब है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल के बिल्कुल तुरंत बाद अंदर एक पतली सी झिल्ली है सेल मेम्ब्रेन। जैसे प्लांट में हो, जैसे एनिमल सेल में था, वैसे ही इसके अंदर भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं। पर जो हमारा एनिमल सेल थी उसमें सेंटर में न्यूक्लियस था। उसमें न्यूक्लियस कहाँ था बच्चों? सेंट्रली लोकेटेड था और वैक्यूल बहुत छोटा था। ये देखिए, अभी दिखाते हैं, देखो वैक्यूल बहुत छोटा है और न्यूक्लियस ये रहा सेंट्रली लोकेटेड। बट प्लांट सेल में क्या है, ये देखो वैक्यूल कितना बड़ा है। वैक्यूल कितना बड़ा है, इसमें लार्ज वैक्यूल होता है और सेंटर में होता है, और जो बाकी आपकी ऑर्गेनेलीज हैं वो साइड में होती हैं। जो 90% एरिया है सेल का वो सारा का सारा एरिया कवर किया हुआ है आपके वैक्यूल ने। वैक्यूल में क्या होता है भाई? वैक्यूल मटेरियल का ट्रांसफ़र करता है जिससे आपका जो प्लांट है वो स्ट्रॉन्ग बना रहता है। इससे वाटर का और अदर मिनरल्स का ट्रांसफ़र होता है आपके प्लांट में, तो जिससे पेड़ आपका खड़ा रहता है। अब उसके बाद बारी आ गई थी बेटा गोल्जी अपरेटस की, ये भी इसमें होते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है, जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना हमारे की तरह दूसरी चीज़ों से नहीं लेते। प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो खुद प्रिपेयर करने के लिए उनके अंदर क्या होता है बेटा? उनके अंदर होता है लीव्स में क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। हरे रंग का होता है क्लोरोप्लास्ट। दिस वन इज़ द ग्रीन कलर स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर खाना बनता है, खाना स्टोर रहता है। यही आपके लीव्स को जो कलर होता है ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो क्लोरोप्लास्ट ने खाना बना दिया प्लांट के लिए और खाने को स्टोर कर दिया आपके प्लांट के लिए, और आपके लीव्स को भी क्या दे दिया बच्चों? कलर दे दिया ग्रीन। उसके अलावा जो हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये देखिए ग्रीन कलर का जिसके ऊपर एरो आया हुआ है, ये एक फ्लूइड होता है, ये सब में होता है। तो ये फ्लूइड क्या है? साइटोप्लाज्म, जेली लाइक स्ट्रक्चर। नाउ आपको डिफरेंस क्लियर है प्लांट सेल के और एनिमल सेल के। अब उसके बाद बारी आती है बच्चों, अब हम स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 1 बाय 1 क्लियर करते हुए चलेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेसन, पर बहुत इजी भी है, आप लोगों को समझना पड़ेगा इस लेसन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो सेल थी, एनिमल सेल बनाई थी, इसमें ये चारों तरफ जो ये एक लाइन थी ना, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को क्या नाम दिया गया है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका दूसरा नाम भी है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेल की मेम्ब्रेन है ना। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइनिंग, जो सेल को लाइनिंग दे, एक बाउंड्री दे। मेम्ब्रेन मतलब बाउंड्री दे, राइट। तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म है उसका दूसरा नाम प्लाज्म भी है, राइट। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो ये लाइनिंग है बच्चों, ये किस चीज़ की बनी है? हमें पता है हमारी बॉडी प्रोटीन की बनी है, तो प्रोटीन तो 100% है, प्रोटीन प्लस फैट। अभी देखो, क्योंकि हमारी बॉडी प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक, तो प्रोटीन तो होगा ही इसके अंदर। लिपिड, देखो जैसे ही कोई चीज़ इससे टकराई तो ये क्या हो जाएगी? मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, पतली सी लेयर है, इधर उधर होने लग जाएगी आगे पीछे। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है किसी भी चीज़ में, वो किसकी वजह से आती है? फैट की वजह से। किसकी वजह से आती है बच्चों? फैट की वजह से। जो लिपिड है वो क्या है आपका? फैटी है। क्या है बच्चों? फैट है। और फैट कौन बनाता है आपका? बताओ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ फाउंड इन ऑल द सेल, सभी सेल्स के अंदर ये अवेलेबल होता है, हर सेल में होता है। ये सेपरेट करता है मटेरियल को, अंदर वाले मटेरियल को अंदर रहने देता है, बाहर वाले को बाहर रहने देता है। ये देखो, वेयर इज द डायग्राम, ये देखो जो सेल मेम्ब्रेन है। अब ऐसा थोड़ा ना कि एक ही सेल है, हमारी बॉडी में तो बहुत सारी सेल है, अब इसके साथ लगती हुई एक दूसरी सेल भी है, तो दूसरी सेल का मटेरियल इस सेल में ना आ सके और इस सेल का मटेरियल दूसरी में ना जा सके, इसीलिए इनके बीच में एक बाउंड्री का होना ज़रूरी है, एक लाइन होनी ज़रूरी है, उसी लाइन को मेम्ब्रेन बोला जाता है। और अगर ये सेल की है तो इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो आपको ये क्लियर हो गया। तो जो ये मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। इट इज़ फाउंड इन ऑल द सेल्स, ये सभी सेल्स में होती है। इसका जो मेन फंक्शन है, इट सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल, सेल के अंदर की ऑर्गेनेली है या मटेरियल है उसको दूसरी बाहर के एनवायरनमेंट से दूर रखती है। बैक्टीरिया में और प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो किस किस में होती है बच्चों? प्लांट का आपको बता दिया, हार्डनेस की ज़रूरत है। जो बैक्टीरिया था, प्रोकैरियोट बोलते हैं, उसके अंदर और प्लांट सेल के अंदर ये अवेलेबल रहती है, ठीक है। और जो सेल, जो आपकी प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो सेल वाल है, हार्डनेस की ज़रूरत है इनको बचाने के लिए, तो उसके चारों तरफ जो हार्ड है वो सेल वॉल है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जस्ट बाहर है। दिखाते हैं आपको, देखो ये रही प्लांट सेल में, ये आउटर मोटी सी वॉल दिखाई दे रही है बच्चों, इसको बोलते हैं सेल वॉल, और इसके तुरंत बाद एक लेयर है पतली सी, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके तुरंत बाहर क्या है बच्चों? सेल वॉल, और उसके तुरंत अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म है, राइट। तो इतना ही है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेमी परमेबल और सिलेक्टिवली परमेबल। क्यों बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल या सेमी? सेमी मतलब कुछ एक चीज़ों को ही आने देना, पर सेमी मतलब कुछ एक चीज़ें, परमेबल मतलब परमिट देना, राइट। या सिलेक्टिवली, सिलेक्ट किए हुए मटेरियल को, कुछ ही सिलेक्टेड मटेरियल को सेल के अंदर आने और बाहर जाने की जो परमिशन है वो कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन। क्या कौन देता है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। ये देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर कुछ नहीं है ना अभी, तो यही बताएगा कि क्या अंदर आएगा सेल के और क्या सेल के बाहर जाएगा। इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? छोटे छोटे होल्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू मटेरियल अंदर और बाहर जाने का काम करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल। ऐसा नहीं है कि कोई भी हर मटेरियल अंदर आएगा या बाहर जाएगा, नहीं, इसमें सिलेक्टिव मटेरियल का ही अंदर आना और बाहर जाना पॉसिबल है। सो इट चेक्स द एंट्री ऑफ मटेरियल। सिलेक्टिवली सेल फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट चेक्स द, आप लिख सकते हो इसको भी, इट चेक्स द एंट्री ऑफ, it checks the entry of material, entry and exit, मटेरियल के अंदर और बाहर आने को ये चेक करता है। इट रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट, ये मटेरियल को रेगुलेट करता है, ये बताता है कि कितना मटेरियल बाहर निकलेगा और कितना सेल के अंदर रहेगा, इसलिए इसको सिलेक्टिव परमेबल बोला गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन ये क्या करता है? सेल को क्या देता है बच्चों? प्रोटेक्शन। अगर बाहर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सारी ऑर्गेनेलीज, देखो अगर ये बाउंड्री नहीं होगी तो सारी ऑर्गेनेलीज इधर उधर गिरती पड़ेंगी, कोई साथ नहीं रहेगा, कोई साथ नहीं रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो जो आपकी मेम्ब्रेन है वो क्या करती है बच्चों? प्रोटेक्शन भी देती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए फिक्स्ड एनवायरनमेंट इनसाइड, फिक्स्ड एनवायरनमेंट इनसाइड। भाई सेल को जिस एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, सेल को जैसा एनवायरनमेंट चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। वो बाहर से किसी भी चीज़ को अंदर नहीं आने देती, जिससे कि आपकी सेल का जो टेम्परेचर है इंटरनल वो इधर उधर हो सके, ऊपर नीचे हो सके। तो इसीलिए ये बच्चों एनवायरनमेंट भी क्या करती है? आपका
बैलेंस करके रखती है। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल। ये क्या करती है, सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का आना, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो कौन सा आता है, C6H12O6। जैसे हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो बॉडी में आता है, स्टार्च टूटता है, टूट फूट के आखिर में वो ग्लूकोज बना देता है। वो जो ग्लूकोज होता है बच्चों, ये जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर मिक्स होकर ग्लूकोज आता है और हर सेल तक पहुंचता है। अब सेल के अंदर पहुंच गया तो सेल के अंदर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया इसको ब्रेक डाउन करता है और इसमें से एनर्जी ले लेता है और पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। इसके साथ साथ जब C6H12O6 है प्लस O2 ब्लड में मिक्स होती है, ये लेने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनाती है बेटा, एनर्जी रिलीज़ करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या रिलीज़ करता है, ATP एनर्जी, प्लस फिर CO2 बना देता है, प्लस H2O भी बनाता है। अब CO2 जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो वो जो CO2 है उसको, सब्सटेंस को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। इस पॉइंट को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोवाइड्स सम स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर ए सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को जो एक स्ट्रक्चर होता है वो देने में हेल्प करती है। उसके बाद आता है बच्चों ओस्मोसिस। क्या होता है, अब सेल के अंदर किसी भी चीज़ का आना और सेल से बाहर जाना कैसे होता है बच्चों, देखो जैसे ही सेल के बाहर किसी भी चीज़ की अमाउंट बढ़ जाती है, बाहर ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगी, सेल के अंदर घुसने की कोशिश करेगी। क्लियर है, तो उसको बोलते हैं एंडोस्मोसिस, एंडो अंदर आना। ठीक है, अब कोई भी चीज़ है अगर सेल के अंदर ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई है, बाहर चारों तरफ के हवा कम है। जैसे ही आप गुब्बारे में एक पंचर करते हैं, एक छोटी सी सुई लगाते हैं, तो वो सारी हवा कहाँ निकलेगी, गुब्बारे के अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई थी तभी तो वो बाहर निकलेगी। तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती हैं चीज़ें ताकि इक्विलिब्रियम बन सके, उसी को बोलते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस जो होता है बेटा वो वाटर के केस में होता है, सिर्फ वाटर। द वाटर मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहाँ पर उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी, ग्रेटर अमाउंट टू लेसर अमाउंट, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम मतलब कि बैलेंस ना कर दे, दोनों तरफ बैलेंस कैसे होता है, ऐसे इक्वल ना कर दे दोनों चीज़ों को, तब तक वो ओस्मोसिस होता रहेगा। क्लियर है। ओस्मोसिस पेपर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओस्मोसिस? ओस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम द हायर, ग्रेटर बोलो बच्चों या फिर हायर बोलो, HIGHER, H है ये, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन ऑर्डर टू अटेन द इक्विलिब्रियम, और ये सेल के अंदर होता है। ठीक है, अब ये कैसे कैसे होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक। अब देखो बच्चों, जैसे आपने एक सेल रख दी, शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखी है आपने ये, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या हो गया, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका, ज़्यादा है, या किसी भी सॉल्यूशन का अगर शुगर सॉल्यूशन में दिया, अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका, ज़्यादा है। सेल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन और बाहर चारों तरफ क्या है, कम है अमाउंट में, तब क्या होगा बच्चों बताओ, सॉरी, इफ़ द मीडियम, हाँ मतलब चारों तरफ आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके चारों तरफ पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया शुगर का सॉल्यूशन का, और सेल के अंदर कम है, तो अब क्या होगा, ज़्यादा से कम की तरफ आएगी, और अब आपकी सेल क्या हो जाएगी, सेल के अंदर ये घुस जाएगा। कैसे घुसेगा, सेल मेम्ब्रेन से। तो अंदर घुसने को एंडोस्मोसिस बोलते हैं। एंडो मतलब अंदर आना,
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस। द वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास। जो वाटर होता है जो चारों तरफ बाहर बहुत ज़्यादा था, मैंने आपको बताया है चारों तरफ ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो अब क्या होगा, बाहर से अंदर आएगा और आप अंदर आने की प्रोसेस को बोलते हैं एंडोस्मोसिस। इज़ इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट? और इससे क्या हो जाएगी, आपकी सेल जो है वो फूल जाएगी। अब इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है भाई, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे चने हैं, रात को हम लोग चने या फिर बादाम ले लो, बादाम भिगो के सोते हैं पानी में, तो बादाम के अंदर तो पानी नहीं होता और चारों तरफ उसमें पानी होता है। अब वो पानी क्या करेगा, वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा। पानी इसके अंदर जैसे ही एंटर करेगा क्या होगा बच्चों, पानी एंटर करते ही ये फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इसी को बोलते हैं स्वेल अप, और इससे उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया बढ़ जाएगा उसका, तो इसको बोलते हैं हम एंडोस्मोसिस। आइसोटोनिक, भाई ये क्या होता है, ये पहले इक्विलिब्रियम में होता है। जितना पानी, सपोज ये एक सेल है, उसके चारों तरफ पानी है, पानी भी उतना ही है, सेल के अंदर भी उतना ही है। अब क्या होगा, ना तो सेल में से पानी निकलेगा ना बाहर से अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, बराबर है चीज़ें, ठीक है। तो अब इस केस में जो आपका सेल है उसका साइज चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज द हाइपरटोनिक। अब क्या है, जैसे किसी भी चीज़ के अंदर पानी है, ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, पानी ज़्यादा है और चारों तरफ क्या है, पानी कम है। तो अब क्या होगा बच्चों, सेल के अंदर ज़्यादा है तो क्या होगा, वो बाहर निकलेगा, राइट। बाहर निकलने को क्या बोलते हैं, एग्जिट। बाहर निकलने को क्या बोला जाता है, एग्जिट। इसी तरीके से इसको हम नाम देते हैं बेटा एग्जोस्मोसिस। एग्जोस्मोसिस, ओस्मोसिस, एक्सो मतलब एग्जिट, ओस्मोसिस मतलब पानी का मूवमेंट होना, ठीक है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? तो इसमें यही बताया कि भाई जो अंदर है कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा थी और बाहर क्या है, कम है, तो क्या होएगा, अंदर से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तब तक जाएगा जब तक कि वो इक्विलिब्रियम अटेन ना कर ले, राइट। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही था अबाउट द सेल। सेल क्या होती है, हम जल्दी से एक रिव्यू लेते हैं बच्चों, इसका फास्ट रिव्यू। इसमें हमने आज क्या क्या पढ़ा है बच्चों, आज हमने पढ़ा है व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल, सेल क्या होती है, किस चीज़ की बनी हुई होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी चीज़ के बने हुए होते हैं, क्या सबके अंदर एक ही टाइप की सेल होती है। बच्चों जैसे जैसे माइंड में क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे लेसन क्लियर होता जाएगा। क्या जो सेल है वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है, सेल बनी किस चीज़ की हुई होती है, ठीक है। तो सेल इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, अलग अलग कंपोनेंट की बनी हुई होती है, अलग अलग चीज़ों की बनी हुई होती है, ठीक है। तो और उन जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो सेल के स्ट्रक्चर के अंदर ये डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेल्स अवेलेबल हैं, इनको बोलते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स अवेलेबल होती हैं। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, आपको अपने हाथ से बनाना है ताकि आपको एग्जाम में बनाते टाइम या समझते टाइम किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। दिस वन इज़ अबाउट द प्लांट सेल, इसके बेस पे आप डिफरेंस लिख सकते हो एनिमल सेल और प्लांट सेल के। फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, किस चीज़ की बनी हुई होती है, फंक्शंस क्या होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ओस्मोसिस क्या होती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अगर किसी सेल को एक शुगर के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो वो हैं आपके हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, राइट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था, अब जो बाकी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे और इस लेसन के पार्ट्स को पाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।